हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और स्पेसिफिकली मिड कैप फंड्स में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, जनरली अगर आप इंटरनेट पे टॉप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर आपको हर एक दूसरे वीडियो में डिफरेंट सेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। बिकॉज ये जो म्यूचुअल फंड्स निकाले जा रहे हैं, ये डिफरेंट सेट ऑफ क्राइटेरियाज और पैरामीटर्स पर जज करके निकाले जा रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो म्यूचुअल फंड्स है वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और रिस्क एपिटाइट को मैच करें। और अगर आप भी इन सेट ऑफ फंड्स में डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो ये कुछ उसी तरीके का होगा कि अगर आप एक नई कार बाय करने गए और आपने मार्केट में केवल ये पता किया कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में कौन सी बेस्ट कार है, और बिना फर्दर ये चेक किए कि आपकी फैमिली में लोग कितने हैं, कि आपको स्मॉल कार चाहिए या फिर एक 7 सीटर, और आपका डेली कम्यूट कितना है, जिसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक ईवी कार ज़्यादा बेटर रहेगी या फिर एक आईसी कार, ये सारी चीजें देखे बिना आप एक कार को बाय कर लेते हो। अब देखिए, ये वीडियो बाकी म्यूचुअल फंड वीडियो से काफी डिफरेंट होगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली टॉप 5 मिड कैप फंड्स के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि मिड कैप के यूनिवर्स में जो 30 लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स है, उन पूरी म्यूचुअल फंड से हम शॉर्टलिस्ट करने की एक एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें एट दी एंड डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पे हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करेंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज का बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी रिस्क एपिटाइट और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर पाओगे कि इनमें से आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। पर बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, अ क्विक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंटली आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में कितने सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हो। इज इट लेस देन 2, इज इट बिटवीन 2 to 4, और इज इट मोर देन 4? अब सबसे पहले हम मिड कैप फंड्स के कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, जनरली मिड कैप फंड्स में उन्हीं स्टॉक्स को होल्ड किया जाता है जो कि इंडिया की मार्केट कैप वाइज जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, उस लिस्ट के बाद जो कंपनीज आती हैं, जो कि लिस्ट में 101 से लेके 250 नंबर तक आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप, इन कंपनीज में जनरली इन्वेस्टमेंट की जाती है। बिकॉज ये कंपनी साइज में थोड़ी स्मॉल होती हैं, तो इनमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें रिस्क भी देखने को मिलता है, बट इसके साथ ही इनके जो रिटर्न्स होते हैं, ये लार्ज कैप कंपनी से कंपैरिजन में हायर भी रहते हैं। और जनरली एक जो मिड कैप फंड होता है, उसके लिए सेबी का ये मेंडेट है कि उन फंड्स को अपनी ईयरली एवरेज जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें से एटलीस्ट 65% जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कैटेगरीज की कंपनीज में ही करनी पड़ेगी, और बाकी फंड को वो लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। अब इससे पहले कि हम डायरेक्टली मिड कैप कैटेगरी के फंड्स पे जंप करें, यहाँ मैं आपको एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर कर देता हूँ, जो कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को होता है। तो देखिए, जनरली जब भी लार्ज कैप फंड्स की बात की जाती है, तो उसमें कई सारे लोग, इवन मी, कई बार आपको प्रेफर करता हूँ कि आप डायरेक्टली लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की बजाय, अगर आपको एकदम सेफर गेंस चाहिए, तो आप उसमें इंडेक्स फंड में जाइए, जहाँ पर निफ्टी 50 जैसे जो इंडेक्स है, ये आपको लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर रिटर्न्स देंगे और काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न्स देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, बिकॉज ये फंड पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं, इनके केस में एक्सपेंस रेशियो भी आपको लार्ज कैप फंड से काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। एंड इसी लॉजिक को देखते हुए काफी सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि क्या मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में भी उनको इंडेक्स फंड्स में जाना चाहिए, जहाँ पर निफ्टी 50 के मिड कैप 150 इंडेक्स वाले फंड्स हैं, या फिर उनको डायरेक्टली जो नॉर्मल मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उनमें जाना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकली अगर आप एवरेज रिटर्न्स के मामले में देखोगे, तो रिटर्न्स के मामले में जो नॉर्मल मिड कैप फंड्स है, उन्होंने इंडेक्स मिड कैप फंड्स को काफी बड़े लेवल पर बीट किया है, वो भी कंसिस्टेंटली इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। सो इसीलिए मिड कैप कैटेगरी के केस में इट विल बी अ वाइज चॉइस कि आप डायरेक्टली मिड कैप कैटेगरी के नॉर्मल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अब यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, मिड कैप कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो एटलीस्ट 5 ईयर्स का है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज इससे कम का अगर वो रहता है, तो ऐसे में आपके केस में रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और सेकेंडली, इस पूरे ही वीडियो में जिन भी फंड्स का नाम हम लेंगे, प्लीज आप उसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। मेरा सोल पर्पस है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का प्रॉपर प्रोसेस बता सकूं, ना कि आपको ये बताना कि टॉप म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आपको डायरेक्टली जाके इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ शॉर्टलिस्टिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इंडिया की मिड कैप कैटेगरी में अराउंड 30 म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली आज के टाइम वर्क कर रहे हैं। पर इनमें से अगर आप प्रॉपर क्वालिटी वाइज देखोगे, तो कुछ ही ऐसे फंड्स हैं जिनमें आपको अपनी फर्दर रिसर्च करनी चाहिए, और उनमें से बाकी जो फंड्स हैं जो कि क्वालिटी वाइज किसी भी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है, उनको हमें शॉर्टलिस्ट कर देना है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम गूगल पे आते हैं, और यहाँ पर आपको गूगल पे धन म्यूचुअल फंड स्क्रीनर को टाइप करना है। और जैसे ही आप धन की म्यूचुअल फंड स्क्रीनर को टाइप करके यहाँ पर सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर दोगे, ये आपके लिए धन का म्यूचुअल फंड स्क्रीनर ओपन हो गया, जहाँ पर आपको सारे ही म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट देखने को मिल रही है। अब इस स्कैनर की मदद से सबसे पहले हमें कैटेगरी वाइज में इक्विटी सर्च कर लेना है, बिकॉज मिड कैप इक्विटी कैटेगरी फंड्स है। सब कैटेगरी में हम मिड कैप फंड्स सेलेक्ट कर लेना है। रेटिंग, जो कि एक धन का काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, जिसमें जो फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग दी गई है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग फंड्स को लिस्ट किया गया है। तो ऐसे में हम केवल ऐसे फंड्स लेंगे जिनकी रेटिंग या तो 5 है, या तो उनको 4 स्टार मिल रखे हैं, जहाँ पर 5 मैक्सिमम स्टार्स हैं। तो इन दोनों ही कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेंगे। और रिस्क कैटेगरी में हम वेरी हाई रिस्क ही सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज अगर हम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ही आते हैं। और इन फिल्टर्स को लगाने के बाद आप देखोगे कि हमें अपनी लिस्ट में इन टोटल
10 फंड्स की लिस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें से हमें 11 इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज यहाँ पर निपॉन इंडिया का जो फंड है उसका जो नाम है वो 2 बार है, बिकॉज इनके 2 अलग अलग प्लान्स आते हैं। तो अब यहाँ पर हमें जो लिस्ट में 10 म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं, इनके बेस पे मैंने इनको एक सेपरेट टेबल में बनाया है, जहाँ पर इनके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि इनके रिस्क और रिटर्न्स को आइडेंटिफाई कराते हैं, उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और उनको उनके जो बेस केस है उससे हम कंपेयर करके ये एनालाइज करेंगे कि इनमें से हमारे रिटर्न्स और रिस्क के अकॉर्डिंग कौन से फंड हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। तो फर्दर आपको यहाँ अगर मैं पूरी टेबल एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारे 10 फंड्स की हमें लिस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया है AUM, सेकंड है 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न जो कि CAGR टर्म्स में है। इसके बाद हमारा क्राइटेरिया है एक्सपेंस रेशियो। इसके बाद अगला क्राइटेरिया है एग्जिट लोड। देन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि ये जो फंड है ये अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना वॉलेटाइल है, जिसमें अगर हमने बेस वॉलेटिलिटी देखें जो कि इस पूरे इंडेक्स की है वो है 15.27%। इसके बाद आता है अगला रेशियो शार्प रेशियो। ये रेशियो हमें ये बताता है कि एक फंड अपने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स किस तरीके के देता है, यानी उस फंड का फंड मैनेजर जो मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करके पर यूनिट जो रिस्क ले रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा बेंचमार्क का एवरेज शार्प रेशियो है वो है 1.08%, और इससे जितना ज़्यादा एक फंड का शार्प रेशियो है वो उतना बेटर है। थर्डली अल्फा में बताता है कि अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये जो मिड कैप फंड्स हैं उन्होंने कितना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया है। और बीटा हमें बताता है कि एक फंड अपने बेंचमार्क के केस में कितना ज़्यादा या फिर कम वॉलेटाइल है। तो इनका बेंचमार्क का जो वॉलेटिलिटी रेट है वो है 0.89%, और इस बीटा से जितना ये फंड कम वॉलेटिलिटी दिखाएंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अल्फा के केस में मैंने कोई बेंचमार्क इसीलिए नहीं लिया है बिकॉज हर एक म्यूचुअल फंड के केस में इनका जो डिफरेंट स्टॉक्स का लिस्ट होता है और इनका जो एलोकेशन होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए इसके केस में कोई बेंचमार्क हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ स्टॉक्स का, कि कितने जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें कितने ज़्यादा स्टॉक्स की लिस्ट हमें देखने को मिल रही है और कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड उनका पोर्टफोलियो है। थर्ड हमने फंड मैनेजर्स का केस लिया है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के केस में सबसे ज़रूरी चीज़ है और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जहाँ पर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस एक फंड मैनेजर होगा उतना ज़्यादा ही हमें बेटर फंड देखने को मिलेगा। और हमारा लास्ट जो क्राइटेरिया है वो आ जाता है टर्नओवर रेशियो। ये हमें ये बताता है कि एक फंड एक साल के अंदर अपने जो टोटल स्टॉक्स की लिस्ट है उनको कितनी बार प्रॉपर चेंज करता है। तो ये जो हमें 200% या फिर 100% कोई वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि एक फंड ने अपने पूरे स्टॉक्स जो हैं वो एक साल के अंदर चेंज किए हैं। अब यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप ये है कि ये जो हमें 10 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट देखने को मिल रही है, इनमें फर्दर हम शॉर्ट लिस्टिंग करें और ये डिसाइड कर पाए अपने रिस्क एपिटाइट और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग कि किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए या फिर किस रिस्क एपिटाइट के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड इनमें से बेस्ट रहेगा। तो इस शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस में जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो आता है एक म्यूचुअल फंड के केस में उसका मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस केस में सबसे पहले तो मैं जो क्वांट का मिड कैप फंड है इसको एलिमिनेट करूंगा। और इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है कि क्वांट के केस में हमें इनका जो मैनेजमेंट है उसके फ्रंट रनिंग के केस उस पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर रिसेंटली सेबी ने इनके जो हेडक्वार्टर्स है उन पर रेड भी डाली थी रिगार्डिंग दिस केस। तो बिकॉज ये जो पूरा ही फंड है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन है और काफ़ी सारे चांसेस दिख रहे हैं कि ये ट्रू भी हो सकते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले इस फंड को हम यहीं पर एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसके बाद हम अपना अगला पैरामीटर देखते हैं अल्फा। तो अगर किसी फंड के केस में उसका अल्फा 1 से कम है तो ये चीज़ हमें इंडिकेशन देता है कि हायर रिस्क लेने के बावजूद उस फंड के केस में रिटर्न हमें ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अल्फा के केस में क्वांट का म्यूचुअल फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, महिंद्रा का जो म्यूचुअल फंड है मिड कैप फंड, ITI का मिड कैप फंड और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मिड कैप फंड है, उनके सारे फंड्स ने जो अल्फा है वो या तो 1 से कम या फिर नेगेटिव दिखाया है। तो इन सारे फंड्स को यहाँ पर हम रेड मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सारी फंड को हमने अपनी लिस्ट से एलिमिनेट कर दिया। तो इस सब के बाद हमारे जो टोटल फंड्स की लिस्ट बच जाती है उसमें अराउंड हमें 5 फंड्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि ये जो 5 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट हमें देखने को मिल रही है, इनमें से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल और डिफरेंट रिस्क एपिटाइट के इन्वेस्टर्स के लिए हम जो फंड्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करें कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। तो इसके केस में सबसे पहले हम कैटेगरी लेते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स की जो कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड गेम खेलते हैं, यानी जिनका फोकस है कि वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के चलते हायर रिटर्न्स पर फोकस करते हैं, भले ही उसके लिए उन्हें थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़े। तो इसके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट में से देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल का केस सबसे बेस्ट रहेगा बिकॉज इनका अल्फा सबसे ज़्यादा है 7.12 का। सेकंड जो फंड आ जाता है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए वो आ जाता है हमारा HDFC, जिसका भी हमें अल्फा 4.22 का देखने को मिल रहा है, और इन्वेस्टको का भी जो अल्फा है वो 4 से ज़्यादा का है। इसीलिए इस तरीके के इन्वेस्टर के लिए ये जो फंड है ये सबसे बेस्ट रहेंगे। फर्दर जो बाकी 2 फंड्स है बिकॉज इनका अल्फा कम है तो इनको हम इधर सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब इन फंड्स को भी फर्दर अगर आप इनकी डिटेल्स देखोगे तो मोतीलाल का ओसवाल का जो AUM है वो 30,000 करोड़ से ज़्यादा का है। सेकंड HDFC का AUM भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है 79,000 करोड़ का, और इनके कंपैरिजन में इन्वेस्को का जो AUM है वो सबसे कम देखने को मिल रहा है।
और रिटर्न्स के मामले में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो हमें 3 to 4% का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा ओवरऑल। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखो तो एक्सपेंस रेशियो आपको सब मोतीलाल ओसवाल का 0.7 का देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी का 0.77 का और इन्वेस्टो का 0.63 का, यानी एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टको का सबसे ज़्यादा बेटर है। और अगर आप देखोगे एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड अगर आप मोतीलाल ओसवाल के केस में 365 डेज से पहले पैसा निकालते हो तो फर्स्ट 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। सेम चीज़ आपको एचडीएफसी में देखने को मिलेगी और सेम चीज़ इन्वेस्टको में। अब इसके बाद अदर पैरामीटर्स अगर हम चेक करें जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो बेंचमार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.27% का, उसके कंपैरिजन में मोतीलाल ओसवाल का वॉलेटिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है 15.99 की। बल्कि अगर आप एचडीएफसी की वॉलेटिलिटी देखोगे तो वॉलेटिलिटी के मामले में एचडीएफसी ज़्यादा बेटर है मोतीलाल ओसवाल से, और इन्वेस्टको की भी जो वॉलेटिलिटी है वो हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। और शार्प रेशियो के कंपेरिजन में मोतीलाल का शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा बेंचमार्क के अगेंस्ट बेटर रिटर्न्स दिए हैं पर यूनिट रिस्क पे। और इसके बाद एचडीएफसी का शार्प रेशियो आ जाता है और थर्ड नंबर पे इन्वेस्टको आ जाता है। और अगर आप बात करोगे नंबर ऑफ स्टॉक्स की, तो मोतीलाल ओसवाल के केस में 34 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में है, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, जिस वजह से इनका रिस्क ज़्यादा हायर रहेगा। इसके बाद जहाँ पर अगर आप एचडीएफसी का केस देखो और इन्वेस्टको के केस देखो, तो इनके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं यहाँ पर इन्वेस्टको के केस में 47 है और एचडीएफसी के 77 है, यानी इन्वेस्टको का केस थोड़ा सा ज़्यादा लेस रिस्की है और एचडीएफसी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। और बेस्ट थिंग यहाँ पर अगर आप फंड मैनेजर के केस में देखो तो इन तीनों के ही फंड मैनेजर हमें एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे हैं। और जो लास्ट पैरामीटर है टर्नओवर रेशियो, यहाँ पर आपको मोतीलाल के केस में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो 172% का है, यानी 1.7 टाइम्स ही अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो के उनको चर्न करते हैं। यहाँ पर अगर आप एचडीएफसी को देखो तो वो 17 to 18% का है, यानी ये अच्छी रिटर्न्स के बावजूद एक बढ़िया स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने पर बिलीव करते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टको के केस में ये 50-50 इनका केस है कि जहाँ पर अगर इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो ये अपने स्टॉक्स को चेंज करते हैं। बट अगर आप इन्हीं तीनों फंड्स को कंपेयर करोगे धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन पे, तो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप गूगल पे जाके धन म्यूचुअल फंड कंपैरिजन डालोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है और इधर आपको इन तीनों ही फंड के नाम लिख देने हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा फंड आता है एचडीएफसी का मिड कैप फंड, सेकेंड हमारा फंड आ जाता है इन्वेस्टको का मिड कैप फंड, एंड थर्ड हमारा फंड आ जाता है जो हमारा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो यहाँ पर इनके केस में सबसे पहले जैसे हमने रिटर्न्स ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, और अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन के रिटर्न्स चेक करोगे लाइक 1 मंथ के, तो उसके केस में इन्वेस्टको के रिटर्न सबसे ज़्यादा बेटर हैं। एईओ में हमने चेक कर ही लिया है और तीनों ही इक्विटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर आपको धन में एक्साइटिंग कुछ इन्फॉर्मेशन और देखने को मिलती है जो कि आपको हेल्प करेगी अपने फंड्स को बेटर सिलेक्शन में, जहाँ पर मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च दोनों की रेटिंग इन फंड्स के केस में दे रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग स्टार ने मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी इन दोनों को ही 5 स्टार की रेटिंग दी है, प्लस वैल्यू रिसर्च ने भी। बल्कि वैल्यू रिसर्च की जो इन्वेस्टको की रेटिंग है ये हमें 4 स्टार्स की देखने को मिल रही है। इट मे बी बिकॉज के फंड का एयूएम जो है वो कंपेरेटिवली कम हमें देखने को मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्वेस्टको के केस में एक बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो इनका एग्जिट लोड 0 है और इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो इन दोनों ही फंड से कम कम का है ना। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे लेके चलता हूँ कि क्यों मैंने इस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड को टॉप पे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों ही फंड्स की कैश की होल्डिंग देखोगे तो इसके केस में मोतीलाल की जो कैश की होल्डिंग है वो 31% की है। इसके कंपैरिजन में एचडीएफसी की केवल 8.23% की और इन्वेस्टको की केवल 0.89% की। अब ये चीज़ हमें क्या बताती है, तो देखिए अगर मोतीलाल ओसवाल की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने अच्छे रिटर्न्स देने के बावजूद कैश होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में इन द मार्केट अगर फर्दर कोई क्रैशेज आते हैं या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी फंड्स को नज़र आती है तो उनके पास एक अच्छा खासा कैपिटल है उस चीज़ को डिप्लॉय करने के लिए, जिससे इस चीज़ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बाकी फंड्स की कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मोतीलाल ओसवाल इस कैश के एडवांटेज के चलते लॉन्ग रन में बाकी मिड के फंड के कंपैरिजन में केवल 2% ही एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाता है, तो वो कितना बड़ा डिफरेंस डाल पाता है इन द लॉन्ग रन। तो उसके लिए अगर आप गूगल पे जाके धन एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करोगे और उस पर सबसे पहले लिंक पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर हम कंसीडर करके चलते हैं कि एक एवरेज मिड कैप फंड में अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो पर मंथ और वो एक एवरेज 15% के रिटर्न्स आपको देता है, जो कि लॉन्ग रन में मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये इन्वेस्टमेंट अगर आप 30 ईयर्स के लिए करते हो तो आपके जो रिटर्न्स बनेंगे टोटल आपकी कैपिटल की वैल्यू रहेगी 3.5 करोड़ रुपीज़। यही अगर आप मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट करते हो और वो केवल 2% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है फॉर 30 ईयर्स ऑफ द सेम इन्वेस्टमेंट, तो यही वैल्यू आपकी 3.5 करोड़ से बढ़ के 5.6 करोड़ हो जाएगी, यानी केवल 2.1 करोड़ का डिफरेंस आ गया उन 2% के रिटर्न से। तो इसीलिए हमारी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में सबसे पहला नाम आएगा मोतीलाल ओसवाल फंड का,
सेकंड आएगा HDFC का, बिकॉज इनके पास 8% के राउंड की कैश होल्डिंग है, प्लस इनके रिटर्न्स और अल्फा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और थर्ड नाम आएगा इन्वेस्को के फंड का। अब इसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी आ जाती है मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न वाली कैटेगरी। तो इसके केस में जो हम फंड सेलेक्ट करेंगे उसका नाम है ईडिलवाइज, बिकॉज इधर अगर आप इसका AUM देखोगे तो वो भी हमें डिसेंट देखने को मिल रहा है। अदर फैक्टर्स देखोगे लाइक 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न या 5 ईयर रिटर्न, तो वो भी हमें मॉडरेट देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमें है कि 0.40 का एक्सपेंस रेशियो है। प्लस अगर आप 90 डेज के बाद अपना पैसा निकालते हो तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर शार्प रेशियो कंपनी का ठीक ठाक है। अल्फा भी कंपनी ने अपने बेंचमार्क अल्फा से ज़्यादा जनरेट किया है। प्लस बीटा के केस में भी थोड़ा सा हल्का ज़्यादा डेविएशन है, बट वो भी ठीक है। और अगर आप बात करोगे ईडिलवाइज के नंबर ऑफ स्टॉक्स की, तो उसमें 76 स्टॉक्स की होल्डिंग है। यानी नंबर ऑफ स्टॉक्स क्योंकि ज़्यादा है तो बेटर डाइवर्सिफिकेशन आपको दिखेगा। तो आपको जो रिस्क एडजस्टमेंट है वो आपको मोतीलाल जैसे जो फंड्स है उनके कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। अगर आप फंड मैनेजर की क्वालिटी की बात करोगे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके फंड मैनेजर्स को भी है। और जो आप सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो टर्नओवर रेशियो देख रहे हो, तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि मोतीलाल के कंपैरिजन में जो टर्नओवर रेशियो है ये केवल 50% है। यानी कि 50% टाइम ही अपने जो स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज के जो स्टॉक्स हैं उनको चेंज करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स में ये लॉन्ग रन के लिए ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे पोर्टफोलियो के रिटर्न स्टेबल रहते हैं। और अगर आप थर्ड कैटेगरी की बात करोगे, यानी एकदम आपको कम रिस्क लेके एक मॉडरेट रिटर्न में खुश रहना है, तो लो रिस्क वालों के लिए निपॉन इंडिया सबसे बेस्ट फंड है। बिकॉज इनका 36,000 का उसका AUM है। 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में रिटर्न एवरेज हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.72 का है। बेस्ट चीज़ है, अगर आपने 1 मंथ के बाद अपनी होल्डिंग को सेल किया तो उसमें आपको कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी नॉर्मल है। शार्प रेशियो 1.28 का है, जो कि अगेन डिसेंट है। अल्फा 2.16 का है, जो कि अगेन ईडिलवाइज से बेटर है। बात करोगे बीटा की तो 0.94 का है। और बेस्ट थिंग, नंबर ऑफ स्टॉक्स 96 है। यानी डाइवर्सिफिकेशन के मामले में निपॉन इंडिया सबसे ज़्यादा बेटर है। प्लस टर्नओवर रेशियो भी इनका 13% है, जो कि ये चीज़ बताता है कि कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स में उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है जब उसको दिखता है कि इसमें एटलीस्ट ये 4 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट हो पाएगी। और इसीलिए इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो 13% का है। और ऐसे केस में आपको जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं दैट धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को म्यूचुअल फंड प्लेजिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक एक्स्ट्रा कैश के थ्रू अपनी ट्रेडिंग जर्नी या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी फ्यूल कर सकते हो। इस फीचर को ओपन करने के लिए केवल आपको अपने धन ऐप पे जाके म्यूचुअल फंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहाँ से आपको डीमैट म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को एक्टिवेट करा लेना है। और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है तो आपको मनी वाले सेक्शन पर जाके वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू अपने धन के म्यूचुअल फंड्स के जो होल्डिंग्स हैं उनके थ्रू प्लेजिंग करा पाओगे। तो अभी जाइए इस फीचर का भी यूज़ करिए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन सारी कैटेगरी ऑफ फंड्स में से आपको कौन सा फंड बेस्ट लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.